अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश के एक बहुत अहम चैप्टर द लास्ट लेसन को तफसील से समझने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे राइटर, टाइटल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे वार, लैंग्वेज, नेशनल आइडेंटिटी और पेट्रियाटिज़म का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर आप इस चैप्टर को एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी स्टोरी शुरू करने से पहले ये समझना होगा कि ये स्टोरी किस हिस्टोरिकल सिचुएशन में लिखी गई है, इसका टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, और अल्फोंस ड्यूडे जो कि राइटर हैं इस स्टोरी के, उन्होंने लैंग्वेज और पेट्रियाटिज़म जैसे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को इस कहानी के ज़रिए कैसे पेश किया है। तो आज हम इस चैप्टर को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम टाइटल द लास्ट लेसन को डिटेल में समझेंगे, इसके बाद जो राइटर हैं उनके बारे में जानेंगे, और फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस चैप्टर का उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं टाइटल से, द लास्ट लेसन। अगर इसका उर्दू में तर्जुमा हम करें तो ये आखिरी सबक बनता है। ये टाइटल स्टोरी के जो सेंट्रल आइडिया उसको बयान करते हैं। ये सबक सिर्फ एक आम क्लास का सबक नहीं है, बल्कि जो फ्रेंच ज़ुबान है उसका आखिरी लेसन है जो मिस्टर हैमल अपने शागिर्दों को दे रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल्स में फ्रेंच ज़ुबान पढ़ाना बंद होकर जर्मन ज़ुबान लाजमी कर दी गई है। तो जो टाइटल है उसमें जो वर्ड है लास्ट, उसके दो मायने हैं। एक ये कि जो उस्ताद है उसका आखिरी दिन है स्कूल में पढ़ाने का, और दूसरा ये कि जो फ्रेंच ज़ुबान है उसका आखिरी सबक है जो इन बच्चों को मिलेगा। सो ये जो टाइटल है इसमें लॉस, सेपरेशन और लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जो है ना उसके एहसास को उभारा गया है। इसके बाद हम राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इस स्टोरी को अल्फोंस ड्यूडे ने लिखा है, और ये फ्रांसीसी नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो 1840 में फ्रांस के शहर निम्स में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एक स्कूल टीचर के तौर पे किया, बाद में जर्नलिज्म और लिटरेचर की तरफ आए। उनकी तहरीरें रूरल लाइफ और गहरी पेट्रियाटिज़म की अक्कासी करती हैं। उनके अफसाने आम लोगों की स्ट्रगल्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के असरात को दिखाते हैं। इन्हीं में से एक कहानी द लास्ट लेसन है, ठीक है, जो आइडेंटिटी और लैंग्वेज खोने के दर्द को बयान करती है। ड्यूडे जज्बात, सादगी और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्लेस और टाइम के साथ लिखते थे, और आज भी फ्रांसीसी अदब में इमोशनल स्टोरी टेलिंग और नेशनल स्पिरिट की वजह से वो मुतबर माने जाते हैं। इसके बाद हम इस स्टोरी का बैकग्राउंड देखेंगे। द लास्ट लेसन को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ये फ्रांसो प्रूशियन वार की तारीखी पस मंज़र में लिखी गई। ये जंग 1870 से 1871 के दौरान फ्रांस और प्रूशिया की क़यादत में जर्मन स्टेट्स के दरमियान हुई। उस वक्त जर्मनी आज की तरह एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ जर्मन स्टेट्स मौजूद थीं, जिनमें प्रूशिया सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टेट थी। प्रूशिया के रहनुमा ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन स्टेट के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया था। जंग के नतीजे में फ्रांस को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद फ्रांस के दो इलाके अल्जास और लोरेन जर्मन सल्तनत के ज़ेर इक़्तिदार आ गए। ये तब्दीली सिर्फ सियासी या जोग्राफी तब्दीली नहीं थी, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, लैंग्वेज, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इसका असर पड़ा। कब्ज़े के बाद एक अहम ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया। इस हुक्म के मुताबिक अल्जास और लोरेन के स्कूल्स में फ़्रेंच लैंग्वेज के बजाय जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी, यानी वहाँ के बच्चों को अब अपनी मादरी और कौमी ज़ुबान जो फ़्रेंच है उसके बजाय जर्मन ज़ुबान में तालीम हासिल करनी थी। यही तारीख़ी हुक्म इस चैप्टर के मरकज़ी वाक़े की बुनियाद बनते हैं। यहाँ लैंग्वेज का तसव्वुर बहुत अहम है। ज़ुबान सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होती, बल्कि ये किसी कौम की कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा भी होती है। ज़ुबान के साथ लोगों की हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस और सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाबस्ता होते हैं। इसलिए जब किसी इलाके के लोगों को अपनी ज़ुबान में तालीम हासिल करने से रोक दिया जाए तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल चेंज नहीं रहता, बल्कि उनकी कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी पर भी असर पड़ता है। अल्जास और लोरेन के लोगों के लिए फ़्रेंच लैंग्वेज उनकी अपनी शनाख्त की अलामत थी। उसमें से फ़्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को नाफिज करना उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल एंड नेशनल लॉस था। यही एहसास पूरी कहानी में हमें दिखाई देता है, जहाँ एक आम स्कूल, एक आम क्लासरूम बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मसाइल को ज़ाहिर करते हैं।
इस तरीके पस मंज़र में बर्लिन का जिक्र भी बहुत अहम है। बर्लिन उस वक्त जर्मन एम्पायर का पॉलिटिकल सेंटर था। जब कहानी में कहा जाता है कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका मतलब है कि फ़्रेंच लैंग्वेज को स्कूल से हटाने का जो फैसला वो मुकामी सतह का फैसला नहीं है, बल्कि जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी किया गया एक ऑफिशियल ऑर्डर है। अब हम स्टोरी के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ट्रांसलेशन करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैराग्राफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक स्कूल बॉय है जिसका नाम है फ्रांस। कहते हैं फ्रांस की हालत क्या और राइटर इसके जरिए क्या जाहिर करना चाहते हैं, हम इन पैराग्राफ्स में ये देखेंगे। सो पैराग्राफ नंबर 1 है, कहानी का आगाज़ फ्रांस से होते हैं जो स्कूल के लिए बहुत देर से निकला है। उसे इस बात का खौफ है कि आज उसे टीचर से बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि जो मिस्टर हैमल हैं जो उनके टीचर, उन्होंने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स का लेसन तैयार करने के लिए कहा था और फ्रेंड्स ने वो लेसन तैयार नहीं किया। फ्रेंड्स कहते हैं आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि टीचर से डांट पड़ेगी। यहाँ हमें फ्रेंड्स की शख्सियत का पहला पहलू नज़र आते हैं। वो अभी एक केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है जो अपनी स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेता। रास्ते में मौसम बहुत खूबसूरत है, आसमान साफ है, परिंदे चहचहा रहे हैं और खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इस खूबसूरत माहौल को देखकर फ्रेंड्स सोचता है कि स्कूल जाने के बजाय बाहर ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके दिल में आता है कि आई कुड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी वो सोचता है कि आज स्कूल जाने के बजाय बाहर पूरा दिन गुजार दिया जाए, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। यहाँ राइटर एक तरफ फ्रांस की चाइल्डहुड इनोसेंस दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बैकग्राउंड में प्रूशियन सोल्जर्स का जिक्र आने वाली पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं। यानी पैराग्राफ के शुरू में ही हमें फ्रांस की केयरलेसनेस भी नज़र आ जाती है और जंग के माहौल का एक सटल हिंट भी मिल जाता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब जो फ्रेंड्स हैं वो टाउन हॉल के पास से गुजरते हैं। वहाँ लोगों का एक हजूम बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा है। बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और जो न्यूज़ हैं वो लगाई जाती हैं। फ्रेंड्स बताता है कि पिछले 2 सालों से इसी बोर्ड से लोगों को हमेशा बुरी खबरें मिलती रही हैं। वहाँ जंग की डिफीट्स, ऑर्डर्स और मुख्तलिफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स लगते रहे थे। इसलिए जब फ्रेंड्स वहाँ लोगों का हजूम देखता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि शायद कोई नई खबर आई है, लेकिन वो रुककर बोर्ड नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सोचते हैं व्हाट कैन इट बी नाउ, यानी अब क्या खबर आई होगी। फिर वो जल्दी से स्कूल की तरफ चला जाता है। ये पैराग्राफ हमें जंग के दौरान लोगों के जो फियर है और एंग्जाइटी है वो दिखाता है। साथ ही में जो बुलेटिन बोर्ड है वो एक इम्पोर्टेंट सिंबल बन जाता है, क्योंकि यहाँ ये वो जगह है जहाँ से लोगों को इस बड़े चेंज की खबर मिलती है जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। ठीक है, फिर पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। अब जो फ्रांस है वो टाउन हॉल से आगे बढ़ता है तो वॉचर, ये एक ब्लैक स्मिथ है, वो उसे आवाज़ देता है। वो कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल वक्त पर पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स समझता है कि जो वॉचर है उसका फ़न बना रहा है, मजाक बना रहा है, इसलिए वो उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और स्कूल की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ राइटर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की है। बाद में हमें मालूम होता है कि आज वाकई फ्रांस को स्कूल पहुँचने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि आज फ्रेंच का आखिरी लेसन था, इसलिए वॉचर की बात में एक हिडन मीनिंग मौजूद था। ये सिचुएशन ड्रामेटिक आयरनी की मिसाल बन जाती है, यानी रीडर को बाद में मालूम होने वाली हकीकत की तरफ एक छोटा सा इशारा पहले ही दे दिया जाता है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 खत्म होता है और 4 जो वो स्टार्ट हो जाता है। फ्रांस अब तेज़ी से चलते हुए स्कूल के करीब पहुँच जाते हैं और वो मिस्टर हैमल का जो लिटिल गार्डन है वहाँ तक पहुँच जाता है। ये पैराग्राफ बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसका मकसद स्टोरी को फ्रांस के सफ़र से स्कूल के अंदर होने वाले अहम वाक़े की तरफ ले जाना है। ये एक ट्रांजिशन पैराग्राफ है, यानी ये पैराग्राफ एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, अब जो फ्रांस है स्कूल के अंदर जाने वाला है, जहाँ उसे मालूम होगा कि आज का दिन बाकी तमाम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रांस स्कूल के करीब पहुंचकर एक बहुत अजीब चीज़ महसूस करता है। आम दिनों में स्कूल के शुरू होने के वक्त बहुत शोर हुआ करता था, डेस्क
ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तुलबा के सबक दोहराने की आवाज़ें और मिस्टर हैमल की रूलर की आवाज़ सड़क तक सुनाई देती थी। लेकिन आज एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी आज स्कूल में इतनी खामोशी थी जैसे इतवार की सुबह हो। फ्रेंड्स ने सोचा था कि स्कूल के शोर का फ़ायदा उठाएगा और क्वाइटली अपनी सीट पर जाके बैठ जाएगा ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो लेट आया, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। वो विंडो से देखता है कि स्टूडेंट्स पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मिस्टर हैमल भी क्लासरूम में मौजूद है और ये अनयूजुअल साइलेंस फ्रांस को कंफ्यूज कर देती है। उसे एहसास होता है कि आज स्कूल में कुछ अनयूजुअल ज़रूर है। यहाँ साइलेंस सस्पेंस पैदा करती है, ठीक है। राइटर अभी रीडर को असल खबर नहीं बताता बल्कि पहले माहौल जो है उसको बदलता ताकि क्यूरियोसिटी पैदा हो। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। फ्रांस जो है वो डरते हुए क्लासरूम में दाखिल होता है। उसे तवक्को होती है कि जो मिस्टर हैमल है उसे लेट आने पर डांटेंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा नहीं होता। मिस्टर हैमल नरमी से कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर वो कहते हैं, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। यहाँ मिस्टर हैमल का जो बिहेवियर है वो आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फ्रेंड्स को ना डांटते और ना ही उसे पनिश करते हैं। ये सॉफ्ट और जेंटल बिहेवियर आगे आने वाली खबर की तरफ एक और हिंट है। फ्रांस अभी नहीं जानता कि आज इससे क्यों मिस्टर हैमल ने डांटा नहीं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि क्लासरूम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब उसे क्लासरूम की बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिन पर वो आम दिनों में शायद कम ही तवज्जो देता। वो देखते हैं कि मिस्टर हैमल ने अपना ख़ास लिबास पहना हुआ है, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक स्किल हैट। ये वो लिबास था जो मिस्टर हैमल आम तौर पर इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहनते थे। इससे फ्रेंड्स को मज़ीद हैरत होती है कि आज ऐसा क्या ख़ास है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत उसे उस वक्त होती है जब वो देखता है कि क्लासरूम के आखिर बेंचेस पर विलेज पीपल भी बैठे हुए हैं। उनमें ओल्ड हॉसर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स शामिल होते हैं, ठीक है। सब खामोश और उदास बैठे होते हैं। यहाँ विलेज पीपल की जो मौजूदगी है वो भी बहुत मीनिंगफुल है। वो सिर्फ क्लास देखने नहीं आए थे, ठीक है, वो फ्रेंच लैंग्वेज और मिस्टर हैमल की 40 ईयर्स की जो सर्विस थी उसको रिस्पेक्ट देने आए थे। यानी आज का लेसन पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 स्टार्ट हो जाते हैं और अब जो स्टोरी है उसका असल टर्निंग पॉइंट आता है। मिस्टर हैमल क्लासरूम के सामने आते हैं और कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी सबक है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो बताते हैं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑफिशियल ऑर्डर आया है कि अल्जास और लोरेन के स्कूल्स में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर वो कहते हैं, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये खबर फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। अब उसे समझ आता है कि आज क्लासरूम इतना क्वाइट क्यों था, मिस्टर हैमल ने ख़ास लिबास क्यों पहना था और विलेज पीपल क्लासरूम में क्यों मौजूद थे। यहाँ से स्टोरी का जो इमोशनल डायरेक्शन है वो बदल जाता है। अब तक फ्रेंच स्कूल से बचना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि स्कूल और फ्रेंच लैंग्वेज को खोने वाला है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। ये खबर फ्रेंड्स पर अचानक असर करती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा हो। इट वॉज़ लाइक अ थंडर क्लैप, यानी ये खबर उसके लिए बिजली की करक की तरह अचानक और शदीद थी। अब उसे याद आता है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने जो लोग जमा थे वो इसी खबर को पढ़ रहे थे। उससे अफसोस होता है कि उसने वहाँ रुक कर नोटिस क्यों नहीं पढ़ा। यहाँ फ्रेंड्स के अंदर पहली बार बड़ी रियलाइजेशन पैदा होती है। वो समझता है कि जिस चीज़ को वो आम और मामूली समझ रहा था वो दरअसल बहुत बड़ी और अहम चीज़ थी। अब उसे मालूम होता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल डे नहीं है, ये उसकी फ्रेंच एजुकेशन का आखिरी दिन है। अब फ्रेंड्स के अंदर एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन पैदा होती है। उसे अचानक एहसास होता है कि ये उसका फ्रेंच लेसन का लास्ट डे है और उसे फ्रेंच सही तरीके से नहीं आती। वो सोचता है कि अब वो फ्रेंच सीखने का मौका दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। आई विल नेवर सी दैम अगेन, यानी अब वो इस ज़ुबान को इस तरह नहीं सीख सकेगा जैसे वो पहले सीख सकता था। फ्रेंड्स को अपनी पिछली गफलत याद आने लगती है। उससे अफसोस होता है कि उसने पढ़ाई पर तवज्जो देने के बजाय अपना वक्त दूसरी चीज़ों में ज़ाया किया। वो कभी बर्ड्स एग तलाश करता रहा, कभी स्लाइडिंग ऑन द शोर में वक्त गुजारता रहा और स्कूल की पढ़ाई को उसने अहमियत नहीं दी थी। यहाँ फ्रेंड्स के अंदर एक अहम तब्दीली आती है। पहले फ्रेंच और बुक्स उसे बोरिंग और डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन अब his books that had seemed such a nonsense
अब वही बुक्स उसे बहुत कीमती महसूस होने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इसके ओल्ड फ्रेंड्स हों जिनसे अब उसे हमेशा के लिए जुदा होना है। इसी तरह मिस्टर हैमिल के बारे में भी उसकी सोच बदल जाती है। पहले उसे मिस्टर हैमिल की स्ट्रिक्टनेस और स्कोल्डिंग बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब जब उसे मालूम होता है कि वो टीचर भी जा रहे हैं तो उसे उनकी सख्ती याद नहीं रहती। अब उसके दिल में लव है, रिस्पेक्ट है और रिग्रेट है। ये फ्रेंड्स की पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स क्लासरूम के माहौल को ज़्यादा गौर से देखते हैं। उसे समझ आती है कि मिस्टर हैमिल ने अपने ब्यूटीफुल संडे क्लॉथ्स क्यों पहने हुए हैं। वो आम दिनों में ये स्पेशल ड्रेस नहीं पहनते थे। अब फ्रेंड्स को ये भी समझ आता है कि विलेज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्लासरूम के बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हैं। वो सिर्फ फ्रेंच लेसन सुनने नहीं आए थे, वो इस आखिरी लेसन के मौके पर अपनी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड जाहिर करने आए थे। ख़ास तौर पर वो मिस्टर हैमिल की 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस को एक्नॉलेज करना चाहते थे। इन लोगों को ये भी अफसोस था कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही थी तो उन्हें एजुकेशन की वो वैल्यू महसूस हो रही थी जिसे उन्होंने पहले प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया था। यहाँ राइटर इंडिविजुअल रिग्रेट को कम्युनिटी के कलेक्टिव रिग्रेट से जोड़ते हैं, यानी सिर्फ फ्रेंड्स ही अपनी गलती पर अफसोस नहीं कर रहा, पूरा विलेज भी अपने माजी की गफलत को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 13 है और इस इमोशनल माहौल में मिस्टर हैमिल जो है वो अचानक फ्रांस का नाम लेते हैं। अब फ्रांस की बारी आती है कि वो पार्टिसिपल्स का लेसन सुनाएं। बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे क्योंकि अब उसे फ्रेंच के इम्पोर्टेंस का एहसास हो चुका है, लेकिन वो नर्वस हो जाता है। वो पार्टिसिपल का रूल शुरू करता है मगर पहले ही लफ्ज़ में उलझ जाते हैं। वो खामोश खड़ा रहता है और खौफ की वजह से मिस्टर हैमिल की तरफ देख भी नहीं पाता, लेकिन मिस्टर हैमिल आज उसे डांटते नहीं हैं। वो कहते हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यानी आज वो उसे डांटेंगे नहीं। फिर मिस्टर हैमिल एक बहुत अहम बात कहते हैं, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, यानी हम सबको अपनी गफलत और गलतियों पर खुद को ब्लेम करना चाहिए। यहाँ ब्लेम सिर्फ फ्रांस पर नहीं किया जा रहा, मिस्टर हैमिल खुद भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी को भी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब अक्सर खुद से कहते रहे हैं आई विल लर्न इट टुमारो, यानी कल सीख लेंगे, लेकिन मसला ये है कि वो कल कभी आया ही नहीं। अब जब आखिरी लेसन आ गया है तो सबको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को मुसलसल कल पर टालते रहने की आदत का नतीजा जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 14 है और यहाँ पर मिस्टर हैमिल फ्रांस के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस के वालिदैन उसकी एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो चाहते थे कि फ्रांस स्कूल की बजाय फार्म और मिल्स में काम करे ताकि वो घर के लिए कुछ ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन यहाँ मिस्टर हैमिल सिर्फ पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, वो खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हैं। वो मानते हैं कि कभी उन्होंने फ्रेंड्स को लेसन पढ़ने की बजाय वाटरिंग माई फ्लावर्स के लिए भेज दिया और कभी उसे फिशिंग के लिए छुट्टी दे दी। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टर हैमिल अपनी गलती छुपाते नहीं हैं। वो समझते हैं कि एजुकेशन की अहमियत को इग्नोर करने में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स सबका हिस्सा रहा है। इसलिए अब जो लॉस सामने आया वो सिर्फ फ्रेंड्स का पर्सनल लॉस नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का कलेक्टिव लॉस है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 15 है। अब जो स्टोरी है वो मिस्टर हैमिल के सबसे अहम आइडिया में से एक की तरफ आती है, फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच के बारे में बहुत मोहब्बत और फ़ख्र के साथ बात करते हैं। वो कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, वाज़िया और लॉजिकल ज़ुबान है। लेकिन मिस्टर हैमिल सिर्फ फ्रेंच की ब्यूटी की तारीफ नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट्स को ये समझा रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये पूरे चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज का मतलब है अपनी ज़ुबान को मजबूती से थामे रखना, उससे भूलने या छोड़ने ना देना। द की टू देयर प्रिजन का मतलब है लैंग्वेज एक कौम के लिए फ्रीडम और आइडेंटिटी की अलामत बन सकती है। यानी अगर किसी कौम से उसके पॉलिटिकल फ्रीडम छीन भी लिया जाए लेकिन वो अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखें तो उसकी जो नेशनल स्पिरिट और आइडेंटिटी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। इसलिए ये पैराग्राफ स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है यानी लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी उसको बहुत वाज़ेह करते हैं। मिस्टर हैमिल ग्रामर पढ़ाते हैं और फ्रेंड्स हैरान होता है कि आज उसे लेसन कितना आसान समझ आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आज वो लेसन को सिर्फ एक
स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देख रहा। अब उसके लिए फ्रेंच एक प्रीशियस पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी बन चुका है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 16 है। फ्रेंच ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन शुरू हो जाते हैं। मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट्स के लिए ख़ास नई कॉपीज़ तैयार की थी जिन पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रेंच अल्जास। ये अल्फाज हर डेस्क पर ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्रेंच फ्लैग्स हों। ये डिटेल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये वाज़े तौर पर पेट्रियाटिज़म एंड नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लास में इतनी खामोशी होती है कि सिर्फ पेन्स के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ कीड़े अंदर आ जाते हैं लेकिन कोई बच्चा उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी पूरी सीरियसनेस के साथ लेसन में मसरूफ़ हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि आज हर स्टूडेंट्स को एहसास है कि ये एक ऑर्डिनरी लेसन नहीं है बल्कि फ्रेंच लेसन का आखिरी दिन है। फिर फ्रांस की नज़र पिजन्स पर जाती है और वो सोचते हैं विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। यानी क्या अब कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए कहा जाएगा। ये जुमला बज़ाहिर बहुत ह्यूमरस लगता है लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा आइडिया मौजूद है। ये सोच कर फ्रांस लैंग्वेज के फोर्स्ड चेंज के अब्सर्डिटी को महसूस करता है। इंसानों को लैंग्वेज बदलने का हुक्म दिया जा सकता है लेकिन परिंदों को उनकी फितरी आवाज़ बदलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह पिजन्स यहाँ नेचुरल फ्रीडम की एक अलामत बन जाते हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 17 है। जब फ्रेंड्स राइटिंग करते हुए कभी कभी नज़र उठाता है तो वो मिस्टर हैमल को देखते हैं। मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर खामोश बैठे हैं और क्लासरूम की मुख्तलिफ चीज़ों को गौर से देख रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस रूम के हर मंजर को अपने जहन में हमेशा के लिए महफूज करना चाहते हो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर। यानी मिस्टर हैमल अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल इसी स्कूल में गुजारे थे। इसी क्लासरूम, इसी गार्डन और इसी जगह के साथ उनकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ वाबस्ता थी। फ्रेंड्स क्लासरूम की चीज़ों को भी गौर से देखते हैं और डेस्क एंड बेंचेस वक्त के साथ स्मूथ हो चुके हैं। वॉलनट ट्रीज बड़े हो चुके हुए हैं और वो हब वाइन जो मिस्टर हैमल ने खुद लगाई थी अब वो विंडो से लेकर रूफ तक पहुंच चुकी थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ये जाहिर करते हैं कि स्कूल सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं था, ये मिस्टर हैमल की लाइफ मेमोरीज़ का हिस्सा था। अब वो सब कुछ छोड़ने वाले थे और उन्हें ये भी मालूम था कि अगले दिन उन्हें अपने मुल्क छोड़ना होगा। इसलिए ये सेपरेशन सिर्फ स्कूल से सेपरेशन नहीं थी, ये उनके लिए स्कूल प्लस स्टूडेंट्स प्लस मेमोरीज प्लस होमलैंड सबसे जुदाई थी। यही वजह है कि ये पैराग्राफ मिस्टर हैमल के इमोशनल अटैचमेंट एंड सेंस ऑफ लॉस को बहुत स्ट्रॉन्गली जाहिर करता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 18 है। इस शदीद इमोशनल सिचुएशन के बावजूद मिस्टर हैमल अपने स्टूडेंट्स को लेसन पढ़ाते रहते हैं। राइटिंग के बाद हिस्ट्री लेसन होता है, फिर छोटे बच्चे अल्फ़ाबेट का सबक पढ़ते हैं, बा बी बी बो भू। क्लास के आखिर में बूढ़ा हौसर अपनी पुरानी बुक खोलकर बच्चों के साथ ये लेटर पढ़ता है। उसने अपनी ऐनक पहन रखी है और दोनों हाथों से अपनी पुरानी किताब पकड़ी हुई है लेकिन वो पढ़ते हुए रो रहा है। उसकी आवाज़ इमोशन से कांप रही है। ये सीन इसलिए बहुत पावरफुल है कि एक ओल्ड मैन भी बच्चों के साथ वही बेसिक लेसन पढ़ रहा है। इससे जाहिर होता है कि अब उसे एजुकेशन और फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू का एहसास हो चुका है। वो शायद सोच रहा है कि अगर उसने पहले अपनी एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होती तो आज ये लॉस इतना पेनफुल ना होता। फ्रेंड्स इस पूरे सीन को देखकर समझता है कि ये लेसन सबके लिए बहुत इमोशनल है। ठीक है, कौन सा? द लास्ट लेसन। और सिर्फ बच्चों का लास्ट लेसन नहीं रहा, ये पूरी कम्युनिटी का शेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस बन चुका है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 19 है। अचानक ना चर्च की घड़ी जो है वो 12 बजा देती है। द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12। इसी वक्त बेल भी बजती है और फिर बाहर से प्रूशियन सोल्जर्स की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक बहुत ड्रामेटिक मोमेंट है क्योंकि एक तरफ फ्रेंच क्लासरूम में आखिरी लेसन ख़त्म होने वाला और दूसरी तरफ बाहर प्रूशियन सोल्जर्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये कंट्रास्ट बहुत मीनिंगफुल है। फ्रेंच लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम और प्रूशियन मिलिट्री पावर आउटसाइड द क्लासरूम दोनों एक ही वक्त में मौजूद हैं। मिस्टर हैमल अपनी चेयर से खड़े होते हैं, वो बहुत पेल नज़र आ रहे हैं। फ्रेंच ने उन्हें पहले कभी इतना डिग्निफाइड और इम्प्रेसिव नहीं देखा था। यहाँ मिस्टर हैमल का किरदार एक आम टीचर से बढ़कर एक फ्रेंच पेट्रियट के तौर पर सामने आता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 20 स्टार्ट हो जाता है। अब मिस्टर हैमल स्टूडेंट से आखिरी बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, माय फ्रेंड्स
इसके आगे वो बोल नहीं पाते, उनका गला भर आता है, वो शदीद इमोशंस की वजह से खामोश हो जाते हैं। यहाँ राइटर ने बहुत खूबसूरत टेक्निक इस्तेमाल की है। मिस्टर हैम्बल जो वो लंबी स्पीच नहीं देते, उनकी साइलेंस इटसेल्फ बिकम्स पावरफुल, यानी उनकी खामोशी ही उनके इमोशंस को ज़ाहिर कर देती है और वो जो कुछ कहना चाहते थे शायद अल्फाज में बयान ना कर सकते। उनके लिए ये सिर्फ स्कूल का आखिरी दिन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, लैंग्वेज और होमलैंड से सेपरेशन का लम्हा था। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 21, फिर मिस्टर हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, वो चाक उठाते हैं और पूरी ताकत से ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखते हैं, विव लिव फ्रांस। ये फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये स्टोरी का सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मिस्टर हैम्बल लंबी स्पीच नहीं करते, वो सिर्फ 3 अल्फाज लिखकर अपनी पेट्रियाटिज्म एंड लव फॉर फ्रांस का इजहार करते हैं। ये वर्ड इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल किसी कौम की नेशनल स्पिरिट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन फ्रेंच पीपल के दिलों से लव फॉर जो फ्रांस है उसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 22 है और ये लास्ट है। आखिर में मिस्टर हैमिल रुक जाते हैं, वो अपना सर दीवार से टका देते हैं, फिर बगैर कुछ कहे हाथ के इशारे से स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी स्कूल ख़त्म हो गया, तुम जा सकते हो। और यूँ स्टोरी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये एंडिंग बहुत क्वाइट बट पावरफुल है। यहाँ कोई बड़ा ड्रामेटिक एक्शन नहीं होता, कोई लंबी स्पीच नहीं होती, सिर्फ एक टीचर, एक क्लासरूम, एक आखिरी इशारा और एक पूरी कौम की लैंग्वेज और आइडेंटिटी के लॉस का एहसास वो बाकी रह जाता है। आखिर में हमें ये एहसास होता है कि द लास्ट लेसन सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी सबक नहीं था, ये फ्रांस के लिए एजुकेशन का लेसन था, मिस्टर हैमिल के लिए पेट्रियोटिज्म का एक्सप्रेशन था और पूरी कम्युनिटी के लिए अपनी लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी और फ्रीडम की कदर करने का लेसन था। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।